नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडो टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड यूनाइटेड रहेगा या फिर जनता दल यूनाइटेड यूनाइटेड नहीं रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का शायद अब जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में मिल सकता है। अब मकर संक्रांति भी आ चुका है। एक दिन के बाद यानी अब से कुछ घंटों के बाद मकर संक्रांति का त्योहार भी देश भर में मनेगा। उसके बाद शुभ कार्य भी होने शुरू हो जाएंगे, जो शुभ कार्य अभी नहीं हो पा रहा था। मतलब मकर संक्रांति अब आ ही चुका है तो शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे। बस 24 घंटे का तो फासला है। 24 घंटे के बाद तो शुभ कार्य भी होने लगेंगे। 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा, उसके बाद हिंदू धर्म के अनुसार शुभ काम भी शुरू हो जाएगा। खासकर नॉर्थ इंडिया में ऐसी मान्यता है कि खरमास के दौरान कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार भी शांत बैठे थे। नीतीश कुमार मीडिया बाइट दे रहे हैं, लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। और नीतीश कुमार ऐसा कहेंगे भी। नीतीश कुमार तब तक पब्लिक डोमेन में ये बातें सामने नहीं रखना चाहते जब तक पूरी तरह से खेल के लिए प्लानिंग तैयार ना हो जाए, जब पूरी तरह से दोनों पक्षों के बीच बातचीत में सारे मुद्दों पर आप कह सकते हैं सहमति ना बन जाए। तो इस कारण से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी यहीं रहेंगे, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंदर खाना बातचीत चल रहा है। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का जो भोज होता है, वो इस बार रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के घर पर होने वाला है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, वहां पर नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया है और लालू प्रसाद यादव को भी। यानी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि 14 जनवरी को नीतीश लालू मिल सके। ऐसी भी परिस्थिति संभव है। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के घर पर जाते हैं तो नीतीश और लालू की मुलाकात भी हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आती है। आरजेडी के एक बड़े नेता आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा पड़ता है और करीब 18 ठिकानों पर तलाशी ली जाती है। एक फ्रॉड केस में 85 करोड़ के लोन के मामले में। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड का मामला है वो बैंक आलोक मेहता ने 2012 के बाद उस बैंक से आलोक मेहता को कोई लेना देना नहीं, सीधे तौर पर लेना देना नहीं। अब उस बैंक के सीईओ भी बदल चुके हैं, उस बैंक की पूरी तरह से आप कह सकते हैं परिवर्तन हो चुका है। आलोक मेहता के घर पर आखिर ईडी का छापामारी क्यों होता है? जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी है, आरजेडी के एक बड़े नेता है और कई बार विधायक और सांसद रहे, आखिर उनके घर पे छापेमारी क्यों होती है? तो छापेमारी के पीछे की असल राजनीति को समझिए। आलोक मेहता के घर पर छापेमारी इसलिए होती है, ईडी की छापेमारी इसलिए होती है क्योंकि आलोक मेहता ही वो व्यक्ति है जो प्रो नीतीश कुमार है आरजेडी में। आलोक मेहता वो व्यक्ति है जो नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दोस्ती करवाने में एक अहम भूमिका निभा रहे। तो ईडी को जैसे ही पता चल गया कि ये व्यक्ति नीतीश कुमार और लालू यादव को मिला रहा है तो उस व्यक्ति के घर पर छापा पड़ जाता है। और छापा इतनी बड़ी पड़ती है कि कहीं ना कहीं एक संदेश अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे रहे। वो संदेश जान लीजिए, वो संदेश बहुत बड़ा है और वो संदेश ये है कि अगर कोई भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी के छापेमारी जो आरजेडी नेता के घर पर हुआ, एक बड़े आरजेडी नेता के घर पर, मोदी और शाह नीतीश को क्या बताना चाह रहे? नीतीश कुमार को एक मैसेज देना चाह रहे। वो मैसेज ये है कि नीतीश कुमार के करीबी आईएएस ऑफिसरों पर ईडी और सीबीआई जो है वो लगातार एक्शन ले रहा है। गठबंधन में भी आ गए तब भी नीतीश कुमार के करीबी आईएएस ऑफिसरों पर छापेमारी हुआ। और कहीं ना कहीं एक मैसेज नीतीश कुमार के लिए है कि अगर तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं पर हम ईडी का छापा पड़वा सकते हैं तो नीतीश कुमार के भी करीबी जेडीयू के नेताओं पर छापेमारी हो सकती है। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को यह भी मैसेज दिया जा रहा है कि कल को ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार जेल के अंदर भी जा सकते हैं किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता है जो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। लेकिन नीतीश कुमार पर अगर करप्शन के चार्जेस लग जाए तो नीतीश कुमार का पूरा छवि आप कह सकते हैं खराब हो जाएगा। नीतीश कुमार ने इसी करप्शन के चार्जेस और भ्रष्टाचार के इस दाग से बचने के लिए अपने परिवार तक को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाए,
वो नीतीश कुमार पर अगर भ्रष्टाचार का डग उनके राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में लग जाए तो ये नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसके साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जेडीयू के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा है। जेडीयू के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है वो गृह युद्ध काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय झा वर्सेस मनीष वर्मा। मनीष वर्मा बिहार यात्रा पर निकले थे। बिहार यात्रा पर वो नीतीश कुमार के निर्देश पर निकले थे, लेकिन जब मनीष वर्मा की यात्रा को बीच में रोका गया, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लेटर लिखा कि मनीष वर्मा का यात्रा रोका जा रहा है, तो उस वक्त क्या कारण रहे? वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के इशारों पर नहीं बल्कि संजय झा के इशारों पर रुके। और मनीष वर्मा जो यात्रा निकाल रहे थे उस यात्रा से संजय झा को क्या खतरा नजर आता, थोड़ा इस बात को समझिए, थोड़ा इस बात को इस नजरिए से समझे कि मनीष वर्मा की यात्रा से संजय झा इतना खफा क्यों हो गए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को आखिर इतना झटका क्यों लग गया, क्यों वो मनीष वर्मा की इस यात्रा को रोकना चाहते हैं साथियों। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा वजह है वो वजह ये है कि मनीष वर्मा जब बिहार दौरे पर निकले तब संजय झा के इशारे पर इस यात्रा को इसलिए रोका गया क्योंकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के पुराने साथी यानी समता पार्टी के दौर के साथियों को जेडीयू में ला रहे थे। मतलब समता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगा रहे थे नीतीश कुमार के नाम पर। थोड़ा खेल को समझिए, समता पार्टी नीतीश कुमार की पहली पार्टी, कहानी को थोड़ा समझिए। समता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मनीष वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी और मनीष वर्मा सफलतापूर्वक वो काम कर रहे थे। संजय झा को आखिर किस बात की दिक्कत? नीतीश कुमार के पुराने साथी, पुराने कार्यकर्ताओं को मनीष वर्मा जगा रहे थे, तो संजय झा को क्या दिक्कत हो गया? ललन सिंह को क्या दिक्कत हो गया? ललन सिंह को तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन संजय झा को दिक्कत है क्योंकि संजय झा मूल रूप से नीतीश कुमार के विचारधारा से नहीं आते। वो नीतीश कुमार के भाषा में बात नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार के पार्टी में आए। मतलब वो अरुण जेटली के पीए तक से, इसके अलावा बताया जाता है कि और भी कुछ नेताओं के थे। मतलब संजय झा मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंग थे, लेकिन वो भाजपा छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आए। संजय झा का भी कहीं ना कहीं ये मन करता है कि जब नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे तो संजय झा इस पार्टी को संभालेंगे। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी हैं। और इस बात को थोड़ा समझिए कि जो पार्टी में बाहर से आया हुआ है, जो दूसरे पार्टी से जेडीयू में आया हुआ, वो क्यों चाहेगा कि पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए? क्यों मनीष वर्मा की यात्रा को संजय झा मनीष वर्मा की यात्रा को चलने देते? तो इसके पीछे का कारण यही था कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के ही जाति से आने वाले हैं। मतलब आगे चलकर नीतीश कुमार रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की जब लड़ाई शुरू होगी तो पार्टी में ऐसा कहा जाएगा कि जो लव कुश के समीकरण को साध दे सके वैसे नेताओं को ही आगे बढ़ाया जाए। और मनीष वर्मा जब बिहार यात्रा पर निकल रहे थे, समता पार्टी के दौर के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं संजय झा और ललन सिंह के मन में ये डर तो होगा कि अगर मनीष वर्मा कार्यकर्ताओं से ज्यादा मिल लिए, कार्यकर्ता उनके हाथों में आ गए, तो उसके बाद पार्टी भी मनीष वर्मा के हाथ में चला जाएगा। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी मनीष वर्मा भी बन जाएंगे। और मनीष वर्मा जो है एक आईएएस ऑफिसर है, पूर्णिया के डीएम रह चुके, पटना के डीएम रह चुके। और मनीष वर्मा नीतीश कुमार के ही गृह जिला नालंदा से आते। वैसे नीतीश कुमार के गृह जिला से एक और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आते थे, वो आरसीपी सिंह थे। लेकिन आरसीपी सिंह आज की तारीख में राजनीतिक में हाशिए पर पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में कोई आरसीपी सिंह का नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं मनीष वर्मा। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय झा जैसे लोगों को लगने लगा कि ये आगे बढ़े तो कल को ऐसा हो सकता है कि जब नेतृत्व परिवर्तन होगा, जब नीतीश रिटायर होंगे तो मनीष वर्मा मुख्यमंत्री के चेहरा बन जाएंगे, क्योंकि वो लव कुश समीकरण को बेहतर ढंग से साध सकते थे, क्योंकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के ही जाति के नेता है। मतलब पूरी कहानी को समझिए, जेडीयू के अंदर जो गृह युद्ध हुई, उस गृह युद्ध के पीछे का कारण ये है। मतलब जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जेडीयू के अंदर यानी जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मनीष वर्मा वर्सेस संजय झा, ललन सिंह, ये सब के बीच आपस में ही लड़ाई चल रही है। तो मतलब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, सीधे शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर सब कुछ सही नहीं है। और जब जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही सब कुछ सही नहीं है तो ये पार्टी कैसे यूनाइटेड रहेगा? क्योंकि इस पार्टी में तो अंदर से ही नेतृत्व का एक गृह युद्ध शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। और जब नीतीश कुमार के बाद की बात की जा रही है तो नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र ऐसे नेता है जो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए। अब तक नीतीश कुमार ने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। इसके साथ एक और खबर पर हम ले चलते हैं साथियों, बिहार के राज्यपाल बदल गए। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बन गए।
लेकिन नीतीश कुमार का जो राज्यपाल से बयान है वो नहीं बदला है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 4 कुलपतियों की नियुक्ति की और इसके बाद नीतीश कुमार फिर खफा हो गए। पिछले वाले राज्यपाल से भी इन मुद्दों पर नीतीश कुमार की नहीं बन रही थी। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को बुलाया भी, नीतीश कुमार को हटाई भी ली, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के मन में, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये राज्यपाल नहीं समझ पाए। राज्यपाल ने नियुक्ति तो कर दी, लेकिन नीतीश कुमार अंदर से खुश नहीं है। जब नीतीश कुमार अंदर से खुश नहीं है तो मतलब समझ लीजिए कि बिहार में खेला होने वाला है। जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कह दिए कि खेला नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, तो नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को जब पलट रहे तो उससे पहले के बाइट, मीडिया बाइट सुन लीजिए, तब भी नीतीश कुमार ये कह रहे थे अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार गए। आज के तारीख में मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जाने वाले, नीतीश कुमार खेला करने ही वाले ही। और इसके पीछे की मैं एक कारण बताना चाहता हूं। 2022 में हम चलते, 2022 में खेला होने से पहले लालू यादव के भरोसेमंद साथी को अरेस्ट किया जाता है। 26 या 27 जुलाई का वो तारीख रहता है और खेला कब होता है? 9 अगस्त को। थोड़ा समझिए, खेला होने के 12 दिन पहले ईडी का बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है, ईडी और सीबीआई का, और सीबीआई ने लालू यादव के भरोसेमंद साथी को अरेस्ट किया और उस 26 या 27 जुलाई को। उसके बाद क्या होता है? थोड़ा समझिए खेल। उसके बाद एक नया खेल होता है। उसके 12 दिनों के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ शपथ लेते हैं। लालू यादव के भरोसेमंद साथी को रेलवे भर्ती घोटाले में लालू यादव के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तारीख नोट कर लीजिए साथियों, 27 जुलाई 2022। और सीबीआई ने अरेस्ट किया राजद सुप्रीमो यानी आरजेडी के प्रमुख लालू यादव। पर मुसीबत आ जाता है क्योंकि लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले व्यक्ति को रेलवे नौकरी भर्ती घोटाले में अरेस्ट किया जाता है सीबीआई के द्वारा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है उस तस्वीर को भी नोट कीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार इस्तीफा देते और इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से शपथ लेते। तो खेल को समझिए, जुलाई में भी छापेमारी हुई थी। और छापेमारी कब हुआ था? जुलाई में। जुलाई के कौन से तारीख था? 27 जुलाई का वो तारीख था जब सीबीआई ने लालू यादव के भरोसेमंद लालू यादव के हनुमान को अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्या कहानी बदल गई? क्या नीतीश कुमार पलटने का मन बदल लिए? तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि तब सीबीआई ने भी अरेस्ट किया था लालू यादव के हनुमान को, लेकिन नीतीश कुमार को पलटना था, नीतीश कुमार पलटे। आज के तारीख में एक बार फिर से नीतीश कुमार को पलटना होगा तो ईडी का छापा पड़वा दिया जाए। आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा पड़ जाए। नीतीश कुमार और लालू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू यादव के भरोसेमंद आरजेडी नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला है। और खुलकर कहना चाहता हूं, मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत में एक नई शुरुआत होगी। जैसे ही मकर संक्रांति समाप्त होगा यानी शुभ काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म में उत्तर भारत में ऐसी मान्यता है कि जो खरमास है उस दौरान शुभ कार्य नहीं होते। तो मतलब समझ लीजिए कि 14 जनवरी के बाद, और मैं फिर से तारीख दे रहा हूं, 14 जनवरी के बाद किसी दिन भी खेला हो सकता है। किसी दिन भी बिहार के सियासत में वो भूकंप आ सकता है जिस भूकंप का मैं बार बार जिक्र करता हूं। ईडी का छापा पड़ता है आरजेडी के एक बड़े नेता जो कि समाजवादी नेता है, लालू नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों धड़ा को साथ लेकर चलने में माहिर है। उस नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ता है 85 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में। लेकिन आपको बताते चले कि आलोक मेहता जो कि जिनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है वो कुशवाहा समाज से भी आते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलती कर दिया? कुशवाहा समाज को खफा कर दिया। वर्तमान में देखें तो बिहार में कुशवाहा के नेता अगर हम देखें तो उपेंद्र कुशवाहा ही एकमात्र ऐसे नेता है तो पूरे बिहार में कुशवाहा समाज के नेता माने जाते। भले ही वो लोकसभा के चुनाव हार गए, लेकिन कुशवाहा समाज के नेता वही माने जाते। इसके अलावा आरजेडी जो है वो भी कई कुशवाहा नेता को आगे बढ़ा रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी कुशवाहा समाज से आते हैं और ऐसी खबरें भी है कि आरजेडी भी अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले थे वो आलोक मेहता को बनाने वाले थे, यानी एक कुशवाहा समाज से। और बिहार की राजनीति में जातीय राजनीति काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस जातीय राजनीति को देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले चिराग के करीबी जो कि भूमिहार जाति से आते उनके घर में ईडी को भेज दिया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता आलोक मेहता के घर पर ईडी का छापा पड़ जाता है। इससे आप मामूली बात मत समझिए, इससे आप राजनीति को थोड़े अंदाज में समझने की कोशिश कीजिए। बिहार की सियासत में एक भूकंप आने ही वाला है
और मैं बार बार कह रहा था कि जैसे मकर संक्रांति समाप्त होगा, जैसे ही मकर संक्रांति समाप्त होगा, शुभ काम शुरू हो जाएंगे, नीतीश कुमार किस दिन राजभवन चले जाएंगे। वैसे एक खबर ऐसी है कि इस बार नीतीश कुमार राजभवन भी नहीं जाने वाले, बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। और इन टॉक पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटने जा रहा है। इन टॉक एक कुमार चैनल है जो लगातार आपको इस खबर की अपडेट दे रहा है, और हमने ये भी बताया था कि इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे जरूर, लेकिन इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, राजभवन नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार समझ चुके भारतीय जनता पार्टी इस समय नंबर 1 पार्टी है, और जैसे नीतीश इस्तीफा देंगे गेम राजभवन के हाथों में आ जाएगा, और राजभवन के हाथों में आ गया तो उस परिस्थिति में राजभवन कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन्वाइट ना कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर राजभवन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इन्वाइट किया जाता है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? फिर नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चला गया, फिर नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी 80 सीटों के साथ, यानी बिहार में नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर राजभवन किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करता है और नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, पिछली बार की बात अलग थी, पिछली बार आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है। और भाजपा जब नंबर 1 पार्टी है तो समझिए थोड़ा, राजभवन अगर दखल अंदाजी करेगा और राजभवन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे देगा, और इस समय बिहार का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद से बेहतर संविधान के जानकार आप कह सकते कोई नहीं है। आरिफ मोहम्मद को नरेंद्र मोदी ने इसी काम के लिए भेजा है। आरिफ मोहम्मद को अगर नरेंद्र मोदी ने बिहार भेजा है, राजभवन को संभालने नहीं भेजा है, बल्कि बिहार की राजनीति को संभालने भेजा है। नवंबर तक वो बिहार की सियासत को संभालेंगे। अगर वो इस दौरान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि आरिफ मोहम्मद खान जल्द ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी बन जाएंगे, क्योंकि मिशन बिहार में मोदी ने जिस मिशन के लिए भेजा, वो मिशन क्या है? वो मिशन ये है कि बिहार में पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और ये कैसे संभव होगा? तो इसके पीछे के खेल समझिए। हमने आपको पूरा गणित समझा दिए, हमने आपको पूरा राजनीति समझा दिया। क्या पूरी राजनीति को अगर आप समझ जाइएगा, इससे पूरा राजनीति को समझाना आसान नहीं, खासकर बिहार की, लेकिन कोशिश थी कि आपको पूरा राजनीति समझाने की। तो राजनीति को थोड़ा इस नजरिए से समझिए कि राज्यपाल बनाम नीतीश कुमार के बीच लड़ाई चल रही है। राज्यपाल ने नियुक्ति कर दी कुलपतियों की, जिससे नीतीश कुमार खफा हो गए। एक उधर दूसरी तरफ लालू यादव कह रहा है कि नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजा खुला है, वो लालू यादव दरवाजा खोल कर बैठे हुए हैं, लेकिन तभी तेजस्वी का बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला नहीं है, नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। तो तेजस्वी ने ऐसा बयान क्यों दिया? लालू यादव से विपरीत बयान। बाप और बेटे के बीच क्या कोई लड़ाई चल रही है? जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या बातें सामने आई? जो तीखा हमला जनता दल यूनाइटेड ने किया, जनता दल यूनाइटेड ने जो सबसे बड़ा हमला किया वो भी जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड का हमला ये रहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बंधक बना के रखे, जब से वो ये कहे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। और जब लालू यादव ने यह बयान दिया तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। तेजस्वी ने जब बयान दिया तब नीतीश कुमार भी बोले कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा। लेकिन उसके बावजूद भी आज के तारीख में अगर तेजस्वी ने ऐसा बयान दिया तो उसके पीछे का कारण भी है। तेजस्वी यादव को पता है 16 और 17 जनवरी को लैंड फोर्स जॉब मामले की सुनवाई है, और लैंड फोर्स जॉब मामले की सुनवाई से पहले तेजस्वी कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि नीतीश फिर से साथ लेकर नीतीश कुमार को यानी चाचा के साथ फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ईडी का डर भी है, और तेजस्वी को अंदर से ईडी का डर है, और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसके अलावा बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ने की तैयारी कर रही है। और जेडीयू तोड़ने की खबर इन टॉक ने पहले भी दिखाया है कि जेडीयू के वर्तमान में 18 से 28 विधायक हैं, जो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के ये विधायक ललन सिंह और संजय झा के खेमा के साथ है। ललन सिंह और संजय झा के खेमा के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ललन सिंह और संजय झा का जो खेमा है वो चाहता क्या है? ललन सिंह और संजय झा का ये जो खेमा है ये आप कह सकते हैं कि जेडीयू के एकनाथ शिंदे और जेडीयू के आप कह सकते हैं जेडीयू के अजित पवार है। मतलब जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, और जो काम अजित पवार ने आप कह सकते हैं कि अपने चाचा शरद पवार के साथ किया, एकनाथ, वो कुछ ऐसे ही कहानी है। बिहार के ये दो चेहरे संजय झा और ललन सिंह,
ये दोनों कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रहे हैं। ललन सिंह की इच्छा है बिहार की मुख्यमंत्री बनना, भले वो एक नाथ शिंदे के मॉडल की तरह वो 6 महीने के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो वहीं संजय झा भी यही कोशिशों में लगे हैं कि मुख्यमंत्री बनना। अब दोनों जेडीयू को तोड़ने में लगे। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जो कि आप कह सकते हैं परिवारवाद की पार्टी नहीं। नीतीश कुमार ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो जेडीयू के अंदर भी एक ग्रे युद्ध चल रहा है। जेडीयू का हर नेता नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है कि नीतीश कुमार के बाद वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए। ये तस्वीर भी बिहार की सियासत में अजीब है। एक तरफ आरजेडी में पहले से तय हो चुका है, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाई और नीतीश कुमार ने एक अच्छा मैसेज किया। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि अब नीतीश कुमार के पार्टी के ही अंदर कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर एक ऐसी भिड़ंत शुरू हो गई है जहां ललन सिंह भी मुख्यमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, संजय झा भी देख रहे हैं, मनीष वर्मा जो आईएएस ऑफिसर थे, कह सकते हैं कि बिहार से लेकर आए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जरिए वो भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इस समय जेडीयू के अंदर की तस्वीर यही है। और नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसे चुनते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को मामूली मत समझिए, नीतीश कुमार ने 141 सीटों की मांग की और खबरें ऐसी है कि 2030 तक नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद अपना उत्तराधिकारी नीतीश कुमार घोषित करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है उम्र काफी हो चुका है और 2025 से 30 तक नीतीश कुमार का अंतिम कार्यकाल होगा। इसके बाद नीतीश कुमार राजनीति से आप कह सकते हैं रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक तरफ ईडी का खेला होता है। नोट कर लीजिए कि 2022 में ईडी नहीं था, लेकिन सीबीआई ने लालू यादव के भरोसेमंद साथी को गिरफ्तार किया था। आज की तारीख में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेता पर ईडी का छापा पड़ता है। इसे मामूली मत समझिए, बल्कि बिहार की राजनीति में कुछ तो होने वाला है। और उस खबर को, उसके बारे में अमित शाह को पता चल गया। जो बातें हम इन टॉक पर बता रहे हैं ना कि नीतीश कुमार पलटेंगे, और इस बात को नोट करके रखिए कि अमित शाह का ईडी भले ही बिहार में आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार को पलटना होगा तो नीतीश कुमार पलटेंगे। और ऐसी खबरें भी है कि पशुपति पारस के घर पर मकर संक्रांति के दिन नीतीश और लालू दोनों मौजूद रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि खेला का प्लानिंग वहीं से शुरू होगा, क्योंकि पशुपति पारस भी खपा हैं। चिराग को मंत्री बना दिया गया और पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं उन्हें पूछा भी नहीं गया। मतलब थोड़ा इस नजरिए से देखिए सियासत को। और इधर आलोक मेहता जो कि लालू और नीतीश कुमार के दोस्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उस आलोक मेहता के घर पर भी छापा पड़ जाता है। छापा क्यों पड़ता है? 85 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले में 18 ठिकानों पर छापेमारी होती। इन तमाम परिस्थितियों से आप सियासत को समझ सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियों से आप बिहार की राजनीति को समझ सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं बिहार में ठंड जरूर है, लेकिन सियासत में ठंड नहीं है, बल्कि 45 डिग्री का गर्मी है। और इसे इसी रूप में देखें। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।